हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैम्ब्रिज आइल्स 9 जो बुक है उसका टेस्ट नंबर 4 उसका फर्स्ट पैसेज द लाइफ एंड वर्क ऑफ मैरी क्यूरी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखे हो, शायद आपको कुछ सीखने को मिल जाए। और अपना फीडबैक ज़रूर अपने कमेंट्स में बताएं नीचे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें हमें दो टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट है ट्रू फॉल्स और सेकंड है मतलब काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो फर्स्ट हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। ट्रू फॉल्स यूजुअली मतलब 90% केसेस में ऐसे लाइन वाइज दे रखे होते हैं। ठीक है, लाइन वाइज मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई मान लो यहाँ पे मिल गया तो सेकंड का आंसर यहाँ नहीं मिलेगा, आपको इसके नीचे ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे लाइन वाइज चलते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैरी क्यूरीज हस्बैंड वॉज अ जॉइंट विनर ऑफ बोथ मैरीज नोबल प्राइजेस। सो नोबल प्राइज और मैरी क्यूरीज हस्बैंड यहाँ पे कीवर्ड्स हैं। विद हर हस्बैंड नोबल प्राइज यहाँ पे इसका होगा आंसर। ठीक है, so she was awarded 1903 Nobel Prize for Physics and was then sole winner of 1911 Nobel Prize for Chemistry. ठीक है, so with her husband 1903 में उन्हें मिला था और 1911 में वो सोल विनर थी। so फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी, मतलब फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट, मैरी बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। मतलब मैरी को साइंस में इंटरेस्ट आ गया जब वो बच्ची थी। चाइल्डहुड का चाइल्डहुड ये रहा सामने ही है। वॉज रिमार्केबल फॉर हर प्रोडिजियस मेमरी and at the age of 16 won a gold medal on competition of her secondary education। यहाँ पे साइंस का कुछ नहीं बता रखा, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे सॉर्बोन यूनिवर्सिटी, ब्रेड एंड बटर एंड टी, फिजिकल साइंसेस in 1893 was placed second. She came first in examination in physical science in 1893। पर इसमें ये तो नहीं कह रखा कि वो यंग एज से ही है ना। यंग एज वाली बात तो यहाँ पे दे रखी कि उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी। तो फॉर द टाइम बिंग हम इसे कर देंगे नॉट गिवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैरी वॉज एबल टू अटेंड सॉर्बॉन बिकॉज ऑफ हर सिस्टर्स फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। सॉर्बॉन का जो स्कूल था मैरी ने अटेंड किया, क्यों? क्योंकि उसकी सिस्टर ने फाइनेंशियली हेल्प करी थी। सो यहाँ पे हमें दे रखा है शी हैड टू टेक वर्क एज अ टीचर आफ्टर स्कूल एंड फ्रॉम हर अर्निंग शी वॉज एबल टू फाइनेंस हर सिस्टर ब्रोनिया's मेडिकल स्टडीज इन पेरिस ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट ब्रोनिया वुड इन टर्न लेटर हेल्प हर टू गेट एन एजुकेशन। तो एज अ टीचर काम करते करते उन्होंने अपनी सिस्टर की एजुकेशन को फाइनेंस किया था। किस कंडीशन पे? कि ब्रोनिया मतलब उनकी सिस्टर उनकी एजुकेशन में हेल्प करेगी। सो इन 1891 दिस प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड एंड मैरी वेंट टू पेरिस एंड बिगन टू स्टडी एट सॉर्बोन। तो मतलब उनकी सिस्टर ने भी उनकी बाद में हेल्प करी, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी ट्रू। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। मैरी स्टॉप डूइंग रिसर्च फॉर सेवरल ईयर्स व्हेन हर चिल्ड्रन वर बोर्न। सो आफ्टर द बर्थ ऑफ हर चिल्ड्रन, है ना। बर्थ ऑफ चिल्ड्रन हमें कहाँ है? बर्थ ऑफ मैरीज टू डॉटर ये रहा। आयरीन एंड ईव इन 1897 फेल टू इंटरप्ट हर साइंटिफिक वर्क। मतलब 1897 और 1904 में जो आयरीन एंड ईव उनकी बेटियां हुई थी, दे फेल टू इंटरप्ट देयर साइंटिफिक वर्क। मतलब उनका जो साइंटिफिक वर्क था वो चलता रहा, इंटरप्ट नहीं हुआ, रुका नहीं था। तो ये हो जाएगी हमारी फॉल्स। ठीक है, इसमें तो ये कह रखा है ना कि उन्होंने स्टॉप कर दी थी, पर उन्होंने तो स्टॉप तो की ही नहीं थी। अगली देखते हैं। मैरी टुक ओवर टीचिंग पोजीशन हर हस्बैंड हैड हेल्ड। टीचिंग पोजीशन, टीचिंग टीचिंग से रिलेटेड कोई वर्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे? हस्बैंड हस्बैंड ऊपर यहाँ पे तो डिस्कवरीज के बारे में दे रखा है। यहाँ पे हस्बैंड का जिक्र भी नहीं है। आगे देखते हैं। सडन डेथ ऑफ हर हस्बैंड, हाँ हस्बैंड की डेथ के बाद ही तो उनकी टीचिंग पोजीशन लेंगी। इसे पढ़ते हैं। सो ऑन May 13 1906 शी वॉज अपॉइंटेड टू प्रोफेसरशिप, मतलब टीचर का जो काम था, दैट हैड बीन लेफ्ट वेकेंट ऑन हर हस्बैंड डेथ। मतलब उनके हस्बैंड की डेथ के बाद जो वैकेंसी बनी थी प्रोफेसरशिप की, वो मैरी क्यूरी ने ले ली। सो मैरी टुक ओवर टीचिंग पोजीशन हर हस्बैंड हैड हेल्ड, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैरी सिस्टर ब्रोनिया स्टडीड द मेडिकल यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी और मेडिकल यूजेस। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव सोर्सेस, आर्टिफिशियल, ओके, शी ऑफन कैरी टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वगैरह वगैरह, एक्स रेडियोग्राफी, डिवोर्ड ही शी एंड हर डॉटर। तो इसमें हमें उनकी सिस्टर के बारे में बता नहीं रखा कि उन्होंने स्टडी करी या नहीं करी, तो इसे हम क्या कहेंगे? फॉल्स कहेंगे। नहीं, जब कोई जिक्र ही नहीं कर रखा तो हम नॉट गिवन कहेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं।
When uranium was discovered to be radioactive, Marie Curie found that element called dash had same property. मतलब जब यूरेनियम के बारे में पता लगा कि वो रेडियो एक्टिव है, तो एक दूसरे एलिमेंट के बारे में भी पता लगा और उस एलिमेंट का नाम हमें ढूंढना है। तो रेडियो एक्टिव हमें ढूंढना है, यहाँ पे कहीं है। ये रहा रेडियो एक्टिविटी। So Marie Curie decided to find out radioactivity discovered in uranium was found in other elements। यहाँ हमें इसका आंसर मिल जाएगा, मतलब यूरेनियम रेडियो एक्टिव था और अदर एलिमेंट भी थे। सो शी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज ट्रू फॉर थोरियम। तो मतलब थोरियम भी रेडियो एक्टिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट देखते हैं, मैरी एंड पेरी क्यूरी रिसर्च इनटू रेडियो एक्टिविटी ऑफ द मिनरल नोन एज डैश लेड टू डिस्कवरी ऑफ टू न्यू एलिमेंट्स। तो किसी मिनरल को उन्होंने स्टडी किया था, मैरी एंड पेरी क्यूरी ने, और उस मिनरल का नाम हमें बताना है, ठीक है। मिनरल इसका कीवर्ड है, मिनरल देखो कहाँ लिखा होगा, टर्निंग, ये यही सामने ये। टर्निंग अटेंशन टू मिनरल शी फाउंड हर इंटरेस्ट ड्रॉन टू पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड एक मिनरल है whose radioactivity is superior to that of pure uranium could be explained only by the presence in the ore of small quantity of an unknown substance of very high radioactivity. Perry joined her work and she had undertaken to resolve problem that led to discovery of new elements polonium and radium। ठीक है, तो उन्होंने किसको स्टडी किया, पिच ब्लेंड को स्टडी किया और ये दो नए एलिमेंट मिल गए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पिच ब्लेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1911 मैरी क्यूरी रिसीव्ड रिकग्निशन फॉर हर वर्क ऑन एलिमेंट। किसी एलिमेंट पे काम किया होगा उन्होंने 1911 में, और उन्हें अवार्ड वगैरह कोई रिकग्निशन मिली। तो इसके कीवर्ड सामने ही है, मतलब 1911 ढूंढना है, हमने कहा है 1911 है। नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किसी एलिमेंट का नाम नहीं है। आगे देखते हैं, 1896 आ गया, 96, 1903 आ गया, 1897, 1904, 1906, 1911, ये रहा। So she was awarded Nobel Prize for Chemistry for isolation of pure form of radium। रेडियम एक एलिमेंट है और उन्होंने रेडियम एलिमेंट को स्टडी किया और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एलिमेंट रेडियम, ठीक है। मैरी एंड आयरीन क्यूरी डेवलप्ड एक्स रेडियोग्राफी विच वाज यूज्ड एज मेडिकल टेक्निक फॉर। एक मेडिकल टेक्निक को रेडियोग्राफी की तरह, रेडियोग्राफी को यूज़ करते थे। किस लिए यूज़ करते थे देखते हैं। एक्स रेडियोग्राफी हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं था। सेकंड पेज पे एक्स रेडियोग्राफी कहीं देखने को मिले तो वहाँ पे हमें आंसर मिलेगा इसका, ये रहा एक्स रेडियोग्राफी। So Marie Curie, with the help of her daughter Irene, devoted herself to development of use of X radiography, including mobile units, which came to be Little Curie, used for treatment of wounded soldiers। wounded soldier के लिए काम आता था वो, मेडिकल टेक्निक फॉर wounded soldier। पर हमें सिर्फ वन वर्ड लिखना है तो हम यहाँ पे soldiers लिख देंगे। ओके, Marie Curie saw importance of collecting radioactive material both for research and for cases of। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, किस लिए, रिसर्च के लिए और एक सेकंड रीज़न के लिए। वो क्या था, मतलब कलेक्शन करना है, हमें कहाँ पे दिखेगा, फर्स्ट पेज पे तो था नहीं, हमें फर्स्ट पेज में देखना भी नहीं है क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन हमें नीचे ही मिलते हैं। रेडियो एक्टिव सोर्सेस ये रहा। सो मैरी क्यूरीज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट वॉज टू हैव अंडरस्टूड द नीड टू एक्यूमुलेट इंटेंस रेडियो एक्टिव सोर्सेज। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठी करना है ना, मतलब कलेक्ट करना। नॉट ओनली टू ट्रीट इलनेस बट ऑल्सो मेंटेन एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ रिसर्च। तो हमें क्वेश्चन में बता रखा था रिसर्च के लिए यूज़ करते थे, और एक सेकंड रीज़न किस लिए, इलनेस को ट्रीट करने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिसर्च एंड फॉर केसेस ऑफ इलनेस। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल स्टॉक्ड इन पेरिस कंट्रीब्यूटेड टू डिस्कवरी इन 1930 ऑफ द डैश एंड ऑफ व्हाट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता लगा, पेरिस के जो स्टॉक कर रखा था रेडियो एक्टिव मटेरियल, और 1930। तो पेरिस 1930 इसके कीवर्ड है, हमें देखते हैं आंसर कि किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी। 1930 कहाँ पे, 1932 यहाँ है, 1921 यहाँ है, 1930 ये रहा। सो एग्जिस्टेंस ऑफ पेरिस एरियम वगैरह वगैरह, कंट्रीब्यूशन सक्सेस ऑफ एक्सपेरिमेंट टेकन इन ईयर, है ना, यहाँ पे बताया नहीं कि किसकी डिस्कवरी हुई थी। सो दिस वर्क प्रिपेयर्ड वे फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी।
सो इन डिस्कवरीज इन 1930 ऑफ न्यूट्रॉन एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ड्यूरिंग हर रिसर्च मैरी क्यूरी वॉज एक्सपोज टू रेडिएशन एंड एज अ रिजल्ट शी सफर्ड फ्रॉम। तो मैरी क्यूरी को रेडिएशन हुई थी जिसकी वजह से उन्हें कुछ बीमारी हो गई है ना, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम समथिंग। तो मैरी क्यूरी डाइड एज रिजल्ट ऑफ ल्यूकेमिया कॉज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन। ल्यूकेमिया आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो हमने 10 मिनट में फर्स्ट पैसेज को कर लिया है। हमारे पास अब 50 मिनट्स बचेंगे, उसमें हम 2 पैसेज पैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये देखने को मिला कि ट्रू फॉल्स हमेशा हमेशा नहीं, मतलब 90% केसेस में लाइन वाइज दे रखे होते हैं पैसेज में। और जो हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स करें, ये भी हमें लाइन वाइज ही मिले। और एक दूसरा पॉइंट हमने ये नोट किया, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं वो हमें मोस्ट प्रोबेबली पैसेज की स्टार्टिंग में मिलते हैं, और जो एंड के क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट प्रोबेबली हमें पैसेज की एंडिंग की तरफ मिलते हैं। और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे किसी का नाम, जैसे नोबेल प्राइज़ हो गया यहाँ पे, और चिल्ड्रन के बर्थ की बात हो गई, ब्रोनिया की बात हो रही है, और यहाँ पे जैसे रेडियो एक्टिविटी ऑफ मिनरल 1911 कोई डेट दे रखी है, किसी फिनोमिना का नाम दे रखा है। ये सब कीवर्ड्स होते हैं और इनके आसपास ही आंसर होते हैं, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे करके फर्स्ट पैसेज को आप 10 और मोस्ट प्रोबेबली 15 मिनट्स में तो पूरा कर ही सकते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट ज़रूर करो, और किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो वो भी बता सकते हो आप कमेंटों में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो।